बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ये सीमा हैदर से सीमा सचिन का सफ़र कैसे तय हुआ। बाबजी की दोस्ती से ये जैकबाबाद की सीमा हैदर इंडिया कैसे पहुंची, इसको मैं इंडिविजुअल स्टोरी समझता रहा कि ये इनफरादी स्टोरी है। इस वजह से मुझे इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब ये इनफरादियत से इज्तमाइयत की तरफ जाने लगी, जब ये दो अफराद से दो मुल्कों के दरमियान जाने लगी, तब मैंने इस पे ज़रूरी समझा कि इस पे बोला जाए। और दूसरी बात कि मेरे मुतअद्दिद व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किए कि नकवी साहब आप इस पर ज़रूर बोलें। तब मैंने समझा कि ये ज़रूर बोलना चाहिए, मुझे आपकी राय का एहतराम है। मैंने अपना नंबर भी इसी वजह से डिस्प्ले किया हुआ है ताकि आपकी इसी तरह की राय आए, क्योंकि मैं को अक्ल कुल नहीं हूँ। आपकी राय शामिल होती है तो फिर बहुत सारे लोगों की जब राय, फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा इस तरह का जब पुरज़ोर मुतालबा आ रहा है तो डेफ़िनेटली इस पे बोलना, इसकी तफसील भी बताता हूँ और इस पे तबसरा भी खुल के करेंगे, लगी लिपटी रखे बग़ैर करूँगा। ये नहीं हो कि जी मैं दाएं बाजू का या बाएं बाजू का, या इस तरीके से नहीं कि वो मैं समझूँ कि जी मैं को रिलीजियस माइंडेड हूँ तो सारी बातें मेरी ठीक हैं, या दूसरा को सेकुलर माइंडेड है तो सारी बातें उसकी ठीक है। नहीं, मुतवाज़िन अप्रोच होनी चाहिए। इस पे खुल के बोलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना कि हमने तकरीबन को 2 दर्जन जगहों को मार किया है जहाँ पर हमने दुखी प्यासी इंसानियत को पानी पिलाना है। जो जौहरों का पानी पीने पे मजबूर है उनको हमने ठंडा पानी पिलाना है। वो आपके लिए झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, आप तफसील भी इसकी जांच लें, मालूम कर लें। और फिर उसके बाद कुछ लोगों को हमने व्हील चेयर देनी है, जो माजूर हैं, जो फालिज ज़दा हैं उनको, तो वो आपको दुआएं करेंगे। उनका बड़ा लेजिटिमेट मुतालबा है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा, आ जाएं जनाब। ये सीमा हैदर जो जैकबाबाद की, ये किस तरीके से इंडिया पहुंची, और अब वो कहती हैं कि हाँ मैं सीमा हैदर नहीं हूँ बल्कि मैं सीमा सचिन हूँ। अच्छा, 4 बच्चों की माँ जो कि जैकबाबाद के ग़ुलाम हैदर से उनकी शादी हुई 2014 में। ये मैं तफसील भी पूरी बताऊंगा, इस पे खुल के फिर बात भी करेंगे। कुछ मेरे दोस्तों ने कहा है कि नकवी साहब आप गवर्नमेंट से कहें कि इस पबजी पे भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये घर उजाड़ने लग गई है, अब ये ज़िंदगियां बर्बाद करने लग गई है गेम, तो इस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। इस पर भी बात करते हैं और ये सब कुछ इस पर इंशाअल्लाह खुल के बात करूँगा। मैं बहुत ही दबंग अंदाज में इंशाअल्लाह इस पर तबसरा करूँगा। तो ये 2014 में उसकी शादी हुई, जिसकी जो 2014 में शादी हुई, अब 2023 है और 2023 का भी अब यानी यूँ समझ लें कि मिड है। तो अगर उसका बड़ा बच्चा, 4 बच्चे उसके, तो बड़ा बच्चा भी उसका कितने का होगा, यही 7-8 बरस का, ठीक है। उसके बाद तो वो सारे छोटे होंगे। 4 बच्चों को वो लेके इंडिया चली गई जनाब। वो कहती हैं, पहले तफसील सुन लें कि जी पबजी पे, और ये उससे भी पहले सुन लें कि हमने देखा पढ़ा कि जी वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का एक झमगट्टा सा लगा हुआ है। वो 2 कमरों के मकान में, पहले तो वो गिरफ़्तार हो गए थे, फिर उसके बाद उनकी ज़मानत हुई। ज़मानत के बाद ऐसे जनाब वहाँ पे एक हम सिलसिला देख रहे हैं कि जैसे किसी ने लाहौर के शाही किले को फ़तह किया हो, और वो जनाब वहाँ पहुँचे। वहाँ पर शिद्दत पसंद तंजीमों के लोग भी आ रहे हैं, वहाँ पे मजहबी तंजीमों के भी उनके लोग आ रहे हैं, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं बाकायदा। मैं तो उस सहाफ़त पे कुर्बान जाऊँ कि जो कुछ सहाफ़ियों को हमने देखा कि वो जनाब उनके बच्चों से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं वहाँ उनके बच्चों से। और वहाँ पर कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि सहन में लगे तुलसी के पौधे को वो आप पानी भी दे दें। अब उन्होंने माथे पर बिंदिया सजा ली है और सीमा हैदर सीमा सचिन बन गई है। उन्होंने मंगलसूत्र भी पहन लिया है, सुर्ख चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, और वो कहती हैं कि मैंने हिंदू मज़हब अख्तियार कर लिया है। अच्छा, वो बंदा, वो जो सचिन मीना हैं, वो भी जनाब साथ उनके बैठे हैं, उनके आशिक भी, वो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं। मीडिया की चांदी लगी हुई है, आपको पता है उनकी चांदी हुई है। और उनके वालिद साहब जो सचिन मीना के हैं, वो भी बड़ा यूँ समझ लें कि सीना तान के बैठे हैं, कहते हैं जी अब सब ठीक हो गया है, सही है। अब मैं हैरत है मुझे इस बात की कि सीमा हैदर के शौहर जो कि ग़ुलाम हैदर जैकबाबाद से उनका ताल्लुक़ है, सऊदी अरब में वो मुकीम हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हक हलाल की कमाई,
और वो पीछे भेज रहे हैं अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए। उनकी बीवी ने उनकी भेजी हुई रकम और फिर उस ग़ुलाम हैदर ने जो मकान ख़रीदा और वो मकान इसी बीवी के नाम पे लगा दिया, और ये बीवी ने उसकी रकम जो जमा की वो भी, और उस मकान को बेच के सफ़र किया इंडिया का अपने शौहर की पीठ में छुरा घोंप के। यानी उसी शौहर ने उनको मकान दिलाया, उनको पैसे दिए, उसी शौहर की कमाई को उसने छुरा बना के शौहर की पीठ में घोंपा है। और वो जनाब वहाँ जा पहुँची हैं। वो कहती हैं अब मुझे मार डालो या मेरा गला दबा दो या मुझे कुछ भी कर दो, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे आऊँगी। तो आप किस हवाले से उनके 4 बच्चों को लेके गई हैं और किस हवाले, ये कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो इंडिया हमने सुना, हमने जहाँ तक कुछ, मुझे तो आजकल तो बहुत कम ही टाइम मिलता है, लेकिन जब कभी टाइम मिला या जब उनकी कुछ फ़िल्में देखने का, और आज भी कभी ऐसे कोई क्लिप आ जाता है बंदा देख लेता है, तो हम देखते हैं कि वो इंडिया जहाँ पर बीवियाँ, जहाँ पर पत्नियाँ अपने पतियों को देवता का दर्जा देती हैं। और बहुत ही एक मशहूर है, अगर कहीं किसी इलाके या किसी मुल्क की बीवियां या पत्नियां अगर वफ़ादार हैं तो इंडिया की बीवियां भी और पत्नियां भी अपने पतियों के साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार होती हैं। तो मैं पूछता हूं कि सीमा हैदर या सीमा सचन, मुझे ये नहीं पता कि अब वो सीमा हैदर हैं या सीमा सचन हैं, उनकी उन पत्नियों की या उन बीवियों की निगाह में उसकी क्या अहमियत होगी और उसकी क्या सूरत हाल होगी। चलो, उसका शौहर की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई बेचारे की, उसका तो वो तो जीने का नहीं रहा, वो तो मुंह दिखाने का नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूँ साहब कि एक कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं, कुछ कदरें ऐसी होती हैं जिनका मज़हब के किसी भी, ये मैं तफसील भी आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसे, जिनका मज़हब के किसी सरहदों से, जिनका मज़हब की किसी भी मज़हब के नज़रियात का उन पर कोई इजारादारी नहीं होती, वो चीज़ें या कुछ कदरें हैं। जैसे वफ़ा भी एक कदर है, वफ़ा हो वो इस्लाम में भी उसकी अहमियत है, हिंदुइज़म में भी उसकी अहमियत है, ईसाईज़म में भी, ईसाइयत में भी उसकी अहमियत है, यहूदीज़म में भी उसकी अहमियत है, चाहे कोई और मज़हब हो वहाँ भी उसकी अहमियत है। हमने देखा कि ये अभी बराक ओबामा जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जब उनकी कुछ ख़बरें चलीं या तस्वीरें चलीं या वीडियोस चलीं कुछ और लड़कियों के साथ मुलाकात करने की, तो हमने देखा कि उनकी बीवी, उनकी मिसेस जो मिशेल ओबामा, वो जनाब चिल्ला रही थी, वो चीख रही थी, वो आबदीदा हो गई बाकायदा। हमने ये देखा कि जब बिल क्लिंटन का ये एक आया था स्कैंडल मोनिका लेविस्की के साथ, तो ये उस वक़्त उनकी मिसेस जो थी, जो बाद में ख़ुद भी प्रेसिडेंट की उम्मीदवार बनी और फिर हार गई ट्रंप से, तो उन्होंने भी जो है ना वो हिलरी क्लिंटन, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसको महसूस किया और बहुत परेशान हो गई। मेरे पास और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो यहाँ पर एक वो होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आप जहाँ कहीं हर जगह पर आप कहें कि जी इजहार राय की आज़ादी है जनाब, हमें आज़ादी है। नहीं, जब आप किसी सर्कल में क़यूद उसूलों क़वानीन के तहत कैद हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो तब आप उससे ऐसे नहीं निकला जाता कि आप हर एक चीज़ को तोड़ के निकल जाएं। जब आप किसी मुल्क के शहरी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस मुल्क की शहरियत भी लें, आप मज़े भी करें, आप इंजॉय भी करें, आप सारे हुकूक भी लें, फिर आप कहें कि नहीं जी मैं तो सिग्नल पे रुकूंगा ही नहीं, मेरी मर्ज़ी मैं रेड सिग्नल पे रुकूं या मेरी मर्ज़ी मैं ग्रीन सिग्नल पे रुकूं, मेरी मर्ज़ी मैं लेफ़्ट हैंड चलूं या मेरी मर्ज़ी मैं राइट हैंड चलूं। नहीं साहब, आप इस तरह से नहीं कर सकते। जब आपने एक निकाह के बंधन में किसी से बांध जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर वहाँ से पैसे भेजता रहे, आप उन पैसों से मकान ख़रीदें, वो मकान आपके नाम पे लगा दे, आप उसी मकान को बेच डालें और फिर इंडिया जाएं और उस शौहर के उन्हीं के पैसों को छुरा बना के उसकी पीठ में घोंपें और फिर उसके बाद उससे बेवफाई करें और वहाँ जाके आप मुआशका लड़ा लें। कहती हैं कि जी अब वो दोनों ने जवाब दिया कि जी हमने पबजी पर इस तरीके से दोस्ती हमारी परवान चढ़ी, हम पबजी खेलते थे और फिर उसके बाद हमने नंबर ये पुराना
खिलाड़ी था, मैं नई खिलाड़ी थी। तो फिर उसके बाद हमने नंबर एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ, ज़ाहिर है व्हाट्सएप के नंबर भी एक्सचेंज किए होंगे जो भी। तो फिर उसके बाद हम रात को फिर खेलते थे, फिर हम आते थे, तो फिर वो जो है ना नंबर एक्सचेंज करते। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे से दोस्ती की और दोस्ती बढ़ती बढ़ती माशरे में तब्दील हो गई। ये 4 बच्चों की माँ बता रही है, ठीक है जी, और ये शादीशुदा खातून बता रही है। फिर उसके बाद जनाब ये गई पहले, और इसके शौहर मुसलसल पैसे भेज रहे थे। उस शौहर के पैसों से ये जनाब नेपाल गई। नेपाल क्यों गई? क्योंकि इंडिया के शहरियों को नेपाल के जाने के लिए उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ से ये नेपाल गई जिस तरीके से, बड़ा मुश्किल सफ़र करके, और नेपाल जाके कुछ अर्सा पहले ये उससे शादी करके आई और कहती हैं कि मैंने हिंदू मज़हब अख्तियार कर लिया था। ये वापस आ गई। जब ये वापस आई तो फिर उसके बाद इनका वही मिलने का और सारा, और फिर इसने प्लान बनाया और वो मकान जो इसके शौहर ने इसके नाम पे लगवाया, उस मकान को बेचा और उसकी पीठ में छुरा घोंपा। और अब की बार जो गई तो अब की बार यहाँ पे गालिबन वाया कतर और फिर नेपाल और फिर वहाँ से जो है ना इंडिया, और वो जनाब वहाँ पे वो चली गई और पूरी अपनी मुश्किलात बताई कि जिस तरीके से मुश्किल तरीके से हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहले तो पकड़े गए और फिर उसके बाद उनकी बेल हुई। अब उसके बाद जनाब ये है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब ग़ुलाम हैदर साहब, हमें आपसे हमदर्दी है, लेकिन साथ ही ये भी है कि आप वो 4 साल से मैंने सुना है कि आप सऊदीया में और आप वापस नहीं आए हो। आप नो डाउट आप अपनी फैमिली के लिए आप नान नुफ़्का कमा रहे हैं, आप रिज़्क़ के हलाल वहाँ पर मज़दूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, जो मेरे बाकी भी दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर, जो कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में हैं, उनके अपने ख़ानदान तकरीबन सारे उधर ही हैं और वहाँ के नेशनल भी हैं। वो 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल से वहाँ पे हैं। पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल्ड है। कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ पे रहते हैं, वो भी उतनी ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और हमारे जो मिडल ईस्ट में रहने वाले दोस्त हैं, उनको अक्सर बेशतर मज़दूर पेशा हैं बेचारे। कोई प्लम्बर है तो कोई इलेक्ट्रीशियन है तो कोई और है, तो इसलिए, और फिर वहाँ पे जाके वो कफ़ील के मामलात में भी फंस जाते हैं। उनको इतना जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती, उनको फिर उनके अपने वो इकामे वगैरह या वो वीज़े, पासपोर्ट वगैरह या वो चीज़ें भी सारी कुछ जो है ना वो इस तरीके से फंस जाते हैं। तो वो 4 साल से नहीं आ पा रहे थे। तो मेरे भाई, आप अपने भी ज़रा तर्ज़ तगाफुल पर गौर करें। मैं वही बात है कि आप ख़ुद ही तर्ज़ तगाफुल पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो बात यह है कि आप अपने गिरबान में भी झांके कि अगर आप 4 साल तक नहीं आएंगे घर और आप अपनी ख़बर नहीं लेंगे अपनी मिसेस की, बच्चों की, तो डेफिनेटली उनको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते। ये मेरी कड़वी बातें हैं, लेकिन आपको इस पर बैठ के सोचना है। आज ये यहाँ पे ग़ुलाम हैदर के साथ ये कज़िया हो गया और ये ट्रेजेडी हो गई, लेकिन अब जो है ना दूसरे भी पता नहीं कितने ग़ुलाम हैदर होंगे जो इस तरीके से मजबूरी में पैसे कमा रहे होंगे। अब उनको भी एक इज़्तिराब सा हुआ होगा और वो भी ज़रा थोड़ा सा पीछे ख्याल रखें अपना कि 4-4 साल तक सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती। मिसेस हो, आपके वालदैन हो, आपकी वालदा हो, आपके वालिद हों, आपके बच्चे हों। अब एक बच्चा जो 4 साल पहले पैदा हुआ, वालिद साहब को वो अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहा है, वो व्हाट्सएप कॉल्स पर या जूम पर या इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप आएँ तो वो एहसासात, वो जज्बात, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शफ़क़त पिदरी, वो शफ़क़त पिदरी जूम से नहीं कन्वर्ट हो सकती। वो शफ़क़त पिदरी व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो जब आप अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं, जब आप अपने वालदैन के आके कदम बोसी करते हैं, तो पैसों के साथ साथ इन रिश्तों को आपके एहसास की भी ज़रूरत है, इन रिश्तों को आपके पास की भी ज़रूरत है, इन रिश्तों को आपके वक्त की भी ज़रूरत है, आपकी अपनी मौजूदगी की भी ज़रूरत है। उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं कि मैं आपके साथ हूं, फिर ऐसी ट्रेजेडीज जन्म नहीं लेगी। तो ये पबजी का जो कह रहे हैं कि जी आप इस पे पाबंदी लगाएं, मैं नो डाउट मैं कहता हूं कि पबजी पर पाबंदी लगाएं, लेकिन बात यह है कि अगर ये गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा भी दी ना, हमारी जो आज़ाद अदलिया है माशाअल्लाह, उसने दूसरे दिन पाबंदी उठा देनी, और ये पहले हो भी चुका है। और वाकई ऐसा ही है कि ये घर बर्बाद करने लगे जो गेम,
जो ज़िंदगियां बर्बाद करने लगे, तो वो गेम तो नहीं है ना। गेम तो होती है ज़हनी सुकून के लिए, गेम तो होती है जब आप थक जाते हैं मामूलात ज़िंदगी से तो आप गेम खेलें। गेम तो होती है रिक्रिएशनल चीज़ होती है, एक तफरीह गेम होती है। जब तफरीह गेम एक तबाही फैलाने लगे, जब तफरीह ना रहे और वो बर्बादी फैलाने लगे, वो ज़िंदगियां ख़राब करने लगे, वो घरों को जलाने लगे, वो घरों को आग लगाने लगे, तो ऐसी गेम तो नहीं है ना। फिर वो तो तबाही है ना। वो तो फिर इस तरीके से, वो तो फिर कोई और चाल है, वो तो कोई और साजिश है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे अर्ज़ की कि वो इंडिया की पत्नियाँ जो अपने पति को देवता का दर्जा समझती हैं, देवता का दर्जा देती हैं, हमने देखा है, हमने इंडियन फिल्मों में देखा, वैसे भी देखा उनके कल्चर को भी। और ये कल्चर कुछ मजहबी रसूमात से हट के, कुछ मजहबी अकायद से हट के, ये कल्चर तो सेम है हमारा। ये बिल्कुल आप देख लें, ये तो तकरीबन सेम कल्चर है। उस कल्चर में भी इसको इसी तरीके से सीमा हैदर या सीमा सचिन, मैं आपको कहता हूँ कि आप ये टीका लगा लें या कलंक का टीका लगा लें। अब आप उन बच्चों के लिए भी आप कलंक का टीका हैं, आप उन बच्चों के लिए भी आपकी ममता नहीं बल्कि ज़हर कातिल हैं। और ज़ाहिर है कि वो आपके जो शौहर हैं और उन बच्चों के जो वालिद साहब हैं, वो जनाब ग़ुलाम हैदर साहब, वो अपने बच्चों के लिए वहाँ पर परसू भी करेंगे और कानूनी चाराजोई भी करेंगे, और वो बच्चे, उनको उम्मीद है कि मिल भी जाएंगे। और इसी तरीके से वो सूरत हाल है कि ये आपको वो इंडिया की ख़वातीन जना उनकी आपकी उधर जगह होगी, और वो जो हमेशा के लिए आप पे शक किया जाएगा, जो आज भी आपने कहा है कि मैं हल्फन कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की एजेंसियों की जासूस नहीं हूँ, और आप भले कुछ कहते रहें, आपको वो लोग जासूस समझेंगे, ना आपको वो कबूल करेंगे, ना आपको ये कबूल करेंगे। आप ना इधर की रहीं और ना उधर की रहीं, आप एक कलंक का टीके के तौर पे साबित हुई हैं। आपने शौहर के पीठ में भी छुरा घोंपा है, आपने रेड सिग्नल को तोड़ा है, आपने ज़िंदगी के हर सिग्नल को तोड़ा है। आपने ये नहीं, एक पासपोर्ट अगर इंसान के पास होता है किसी मुल्क का, तो वो उस पासपोर्ट पर सफ़र करता है। अभी कश्ती का हादसा हुआ यूनान में, लेकिन क्यों नहीं कोई उनका जिक्र कर रहा, उस तरह की हमदर्दी क्यों नहीं पैदा हो रही? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किया और वो पाकिस्तान के लिए नंगोआर, बायस से नंगोआर बने। आपने भी गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किया, आपने ज़िंदगी का रेड सिग्नल तोड़ा है। आपने वो पासपोर्ट जो आपके पास था, आपने उस पासपोर्ट को यूज़ नहीं किया। आप इस शौहर से अलहदगी तलाक ले लेती, फिर उसके बाद चली जाती और है। आपने निकाह का बंधन तोड़ा है, और निकाह का बंधन वो रेड सिग्नल है जो आपने अल्लाह की रसूल की शरीयत का सिग्नल तोड़ा है, आपने कानून का सिग्नल तोड़ा है, आपने आइन का सिग्नल तोड़ा है, आपने रिवाज और रिवायात का सिग्नल तोड़ा है। अब आप अपने बच्चों के लिए भी कलंक का टीका और ज़हर कातिल हैं। और आप याद रखिएगा, ये हाई प्रोफाइल केस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अल्फाज लिख रखिए। इनकी ना उधर जगह बनेगी, इधर तो वैसे ही ख़त्म हो गई, इनकी उधर भी कोई जगह नहीं बननी, और इनको हर वक्त यही ताने मिलने हैं। और हर वक्त मैं इस वजह से बोल्डली बोलना चाहूँगा, मैं इस वजह से बोलना चाहूँगा कि अगर कोई मर्द इस तरह से करता है कोई गलती, तो उस पर तो उसी तरीके की तनकीद होती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं तनकीद हो रही? इसी तरीके से तनकीद, ये जो कालक मली है उसने अपने मुंह पर, तो ये इसी तरीके की तनकीद होनी चाहिए। ये इंडिया के कल्चर में भी बुराई है, इसको इंडिया के कल्चर में भी बुरा समझा जाता है, इसको पाकिस्तान के कल्चर में तो वैसे बुरा समझा जाता है। हो सकता है कि जय श्री राम वाले अब कुछ उछलें और कूदें और इस तरीके से कुछ चंद दिन के लिए आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि तबाही, बर्बादी, इंतशार, बेवफाई, नफ़रत आपका मुकद्दर होगी। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपने कानून, आइन, रिवायात, रिवाज, शरीयत सब कुछ को तोड़ा है, और सब कुछ को तोड़ के, और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे दिलों को तोड़ा है, और उन दिलों को तोड़ के आप वहाँ जा बैठी हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।